Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स देखे और कुछ डेरिवेशंस देखे जिन्होंने इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को डेराइव किया। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं कैपेसिटेंस की तरफ और इसके लिए हम शुरुआत करेंगे मटेरियल से। बेसिकली हमें पता है दो तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं नॉर्मली, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। लेकिन यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल की बात करने वाले हैं, दैट इज़ डाई इलेक्ट्रिक्स। यस, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि नॉर्मली हम जानते हैं, अगर हम किसी भी मटेरियल की बात करें, सपोज इट्स द पीस ऑफ द मटेरियल, हर मटेरियल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स का स्ट्रक्चर बेसिकली मटेरियल्स के शेप को डिफाइन करता है और हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें किसी कंडक्टिंग मटेरियल्स की, कंडक्टर्स की, तो हमें पता है कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस किसी बैटरी को लगाते हैं या कोई पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करते हैं, तब इस पोटेंशियल सोर्स की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये मोशन करते हैं और फाइनली वहाँ से फिर करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने हमेशा पढ़ा है और इसे समझा है। अब अगर हम इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर मटेरियल की बात करें कि इस पर्टिकुलर मटेरियल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री मोशन कर रहे हैं, ये कहाँ से आए, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहीं ना कहीं एटम्स से एसोसिएटेड थे और हायर एनर्जी होने की वजह से या फिर हायर एनर्जी गेन करने की वजह से ये एटम से रिलीज होकर फ्री मोशन करने लगे इनसाइड द मटेरियल, और मैं ऐसा कहूँगा कि जो लेटिस स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, उसके आसपास। The carriers of the current in metals are free electrons. The free electrons model for the metal can explain some of the observed properties of the metals in the qualitative manner. The elements in which the valence shell is filled less than half are found to be good conductors. Normally जो conductors होते हैं उसमें जो valence shell होती है, it means जो valence band होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम से बाहर आकर रिलीज हो चुके होते हैं और रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। For example, in metals such as copper, aluminium, silver, etc., the valence shell contains 3 or less electrons. Normally किसी भी वैलेंस शेल को या एटम्स के एक ऑर्बिट को कंप्लीट होने में या स्टेबल होने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट नॉर्मली अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो उनमें जो वैलेंस शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। बट सम ऑफ द टाइम्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिलीज होकर बाहर आ चुके होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसीलिए कंडक्टर्स में नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनका वैलेंस शेल काफ़ी कमज़ोर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी काफ़ी कम होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होकर बाहर आ रहे होते हैं ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि लैटिस स्ट्रक्चर के अराउंड ये घूम रहे होते हैं रैंडमली, क्योंकि अब ये ऑर्बिट से बाहर आ चुके हैं। द पॉजिटिव आयंस रिमेन्स फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स से बाहर आए तो ऑब्वियसली वो जो एटम्स हैं वो पॉजिटिव आयंस बन गए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज करेंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से बाहर आएंगे, ऑब्वियसली उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वहाँ पर लग जाएंगे, तो वो सारे अब कहलाएंगे पॉजिटिव आयंस और वो अपनी जगह फिक्स होते हैं बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है या उनका जो बॉन्डिंग है दूसरे नेबर एटम्स के साथ में, वही पर्टिकुलर मटेरियल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। डेफिनेटली ये जो एटम्स होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, ये अपनी जगह पर फिक्स होंगे, लेकिन जो इनसे रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनके सराउंडिंग रैंडम मोशन कर रहे होंगे। They constantly collide among themselves, and with the positive ions they have practically no affinity to their parents atoms. और ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे तो ये एक दूसरे से भी टकराएंगे, ये पॉजिटिव आयंस से भी टकराएंगे, लेकिन ये कभी भी वापस फिर से एटम में नहीं जाएंगे या फिर इनमें किसी तरह का ऐसा कोई अफेक्शन महसूस नहीं होगा कि ये फिर से अपने पेरेंट एटम के पास चले जाएं उनके ऑर्बिट्स में, रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज ज़ीरो। नॉर्मली अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है तो रैंडम मोशन में नॉर्मली हम उसकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो कंसिडर करते हैं, बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है और ये रैंडम मोशन अनडिफाइंड डायरेक्शंस में चलता है। कभी तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, कभी रैंडम मोशन करेंगे, कभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, कभी वाइब्रेशन करेंगे। altogether the net velocity या net motion of the electrons inside the conductor हमेशा ज़ीरो कंसिडर किया जाता है
But when the external electric field is applied across the two ends of the metal, the free electrons experiences the force and drift against the direction of the applied field. So हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली अब ये जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है और ड्यू टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं और ऑब्वियसली इनका जो डायरेक्ट मोशन होगा वो करंट को डिफाइन करेगा, फिर करंट थ्रू द कंडक्टर को डिफाइन करेगा। अब अदर देन द कंडक्टर की अगर हम बात करें, सो द मटेरियल्स विच डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम आर अनएबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड आर टर्म्ड एज ए इंसुलेटर्स। सो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं इंसुलेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ऑब्वियसली जब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में होंगे, या मैं ऐसा कहूँ कि उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। इस पर्टिकुलर केस में उस मटेरियल्स के पास, उन इंसुलेटर मटेरियल्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो रैंडम मोशन कर सके और जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से मोशन कर सके। सो इस केस में इंसुलेटर से किसी भी तरह का कोई करंट का फ्लो नहीं होता। सो द इंसुलेटर मे बिहेव इन द फॉलोइंग टू वेज, इट मे नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एंड एज सच इट कॉल्ड द इंसुलेटर, क्योंकि ये अपने में से करंट का कंडक्शन नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते, इसलिए इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। एंड इट मे नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट बट ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स पैसेज। बट इसमें से कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनके अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए या जिनके अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाए तो ये अपनी सरफेस पर चार्जेस इंड्यूस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में सपोज लेट अस कंसिडर कि सपोज कोई मटेरियल है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, दिस इज इंसुलेटिंग मटेरियल। इससे कोई करंट तो फ्लो नहीं हो सकती अगर सपोज हमने इसके अक्रॉस कोई बैटरी अप्लाई कर दी है। तो कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो इनकी सरफेस के अक्रॉस चार्जेस को इंड्यूस कर लेते हैं। जैसे सपोज ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर इंसुलेटर में एटम्स होंगे, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होंगे। सो होगा क्या, फाइनली जब हमने इस पर कोई बैटरी अप्लाई की तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्टिव एटम्स में से कुछ आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आयंस में हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनके जो फेजेस हैं, ऑब्वियसली इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस के अक्रॉस या सरफेस के अराउंड इस तरह से यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है तो इसकी इस सरफेस पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अगर ये इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से इंसुलेटर, दूसरे तरह के कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हैं कि इनसे करंट तो फ्लो नहीं होगी, ऑब्वियसली चार्जेस का फ्लो तो नहीं होगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, इनसे करंट फ्लो नहीं होगी, बट यहाँ पर चार्जेस ज़रूर इंड्यूस हो जाएंगे जो हम देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। तो इस तरह के जो इंसुलेटर्स होते हैं वो आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की कैटेगरी में। डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इट मीन्स टू और इलेक्ट्रिक्स मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉलरिटी को डिफाइन कर रहा है। मतलब ऐसे इंसुलेटर्स जो दो इलेक्ट्रिक पॉलरिटी को शो करने लग जाएं, एक सरफेस पर पॉजिटिव और दूसरे सरफेस पर नेगेटिव, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज सोर्स। सो ये कहलाते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो सच एन इंसुलेटर इज कॉल्ड dielectric. The valence electrons in the atoms of the dielectric are tightly bound to their nuclei and ordinarily cannot detach to themselves. इस तरह के डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं इनमें भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इनके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई से और वो एटम से बाहर नहीं आते, इसलिए यहाँ से करंट के कंडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, करंट कंडक्ट नहीं होता, बट यहाँ पर इनके रिस्पेक्टिव सरफेसेस पर चार्जेस ज़रूर इंड्यूस्ड हो जाते हैं। सो बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हमने इस तरह से देखा सबसे पहले कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। अब इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए हमें समझना होगा कंडक्टर को इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि एक पर्टिकुलर अगर कोई कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किस तरह का बिहेव करता है। So for it, consider a conductor that is placed inside the electrostatic field set up by applying the some potential difference across the two plates as shown in the figure. हम सपोज देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के बीच में ये जो मटेरियल है सपोज इट्स द कंडक्टिंग मटेरियल। हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनसे करंट का फ्लो पॉसिबल होता है, उनसे करंट फ्लो हो सकती है बिकॉज इट पजेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट पजेज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
सो यहाँ पर अभी हम करंट का कंडक्शन नहीं करवा रहे हैं, हमें डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझना है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट समझना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंडक्टिंग मटेरियल इन बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पर ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में आपने सपोज इस तरह से एक कंडक्टिंग मटेरियल को प्लेस किया हुआ है ताकि इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट ना रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंडक्टिंग मटेरियल इन कंडक्टिंग प्लेट्स से किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट में नहीं है। फिर हमने क्या किया, सपोज इन कंडक्टिंग प्लेट्स पर हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया। पोटेंशियल जब हमने अप्लाई किया तो सपोज यहाँ पर हमने कोई बैटरी लगा दी। लेट अस कंसीडर, यहाँ पर बैटरी शो नहीं की हुई लेकिन लेट अस कंसीडर देयर इज अ बैटरी। सो इस बैटरी की वजह से क्या होगा, क्यों, बिकॉज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेट। सो यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू द बैटरी यहाँ पर प्लेट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी क्रिएट हो चुकी है। होगा क्या, जब हम इस तरह का एक्शन परफॉर्म होगा, सो द कंडक्टर्स कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एज द फील्ड इज अप्लाइड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, जैसे ही हमें पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर जमा हो जाएंगे, सारे इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सरफेस पर, बिकॉज इसके नियर बाय कैसा है, पॉजिटिव पोलरिटी है। सो पॉजिटिव पोलरिटी से अट्रैक्ट होकर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नियर बाय टू दिस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस कंडक्टर में मौजूद सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट ना हो जाएं। सिमिलरली जब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे तो इसकी इस अपोजिट सरफेस पर सारे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, मतलब पॉजिटिव आयंस जो उसके होंगे वो जिनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर आए हुए, ठीक है, वो सारे पॉजिटिव आयंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव पोलरिटी है इसलिए इससे अट्रैक्ट होकर ये सारे पॉजिटिव आयंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हमें शो कर रहा है सेपरेशन ऑफ चार्जेस की। आपने बेसिकली एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर कर यहाँ पर इन चार्जेस को इंड्यूस किया हुआ है और इंटरनली कंडक्टर में आपने चार्जेस को सेपरेट कर दिया, चार्जेस का सेपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। So due to the redistribution of the free electrons, the phase of the conductor towards the positive plates becomes negative, while that towards the negative plate becomes positive. So due to the external applied electric field, जो फेज ऑफ द कंडक्टर जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है वो पूरा नेगेटिव हो चुका है और जो फेज ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट हैज बिकम पॉजिटिव। इजीली वी कैन सी हियर the result is that charges appearing on the surface of the conductor set up an electric field inside the conductor in the direction opposite to the applied field. Very sincerely we can see it. यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इन कंडक्टिंग प्लेट्स पर भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पर इस कंडक्टर में भी क्योंकि चार्जेस का सेपरेशन हो गया है इसलिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, बट डेफिनेटली दिस डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट टू द direction of the electric field due to the externally applied source. So the result is that the charges appearing on the surface of the conductor set up an electric field inside the conductor in a direction opposite to the applied electric field. हमने बहुत अच्छी तरह से इसे समझ लिया किस तरह से ये ब्लू कलर की लाइंस रेड कलर की लाइंस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर शो कर रही है। इन स्टैटिक कंडीशन अभी नॉर्मली अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो हैं जो हमारे रैंडम चार्जेस थे वो जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो इस पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं और अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो सारे चार्जेस कैसे हैं, वो सारे चार्जेस अब स्टैटिक पोजीशन में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्ट होकर वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुके हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली ये सारे जो चार्जेस आ चुके हैं स्टैटिक कंडीशन में। सो वी कैन से दैट इन द स्टैटिक कंडीशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स इन सच अ मैनर दैट द फील्ड सेटअप ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द फेजेस ऑफ द कंडक्टर जस्ट कैंसल्स द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर में जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस चार्जेस के स्टैटिक होने की वजह से यहाँ पर क्रिएट हो गई है या चार्जेस के सेपरेट होने की वजह से क्रिएट हो गई है, ये इस एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करेगी, इस एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करेगी। ये सारी जो एक्सटर्नल फील्ड जो था वो इस इंटरनल फील्ड की वजह से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, इंटरनल फील्ड की वजह से कैंसिल आउट होगा। और फाइनली हम कह सकते हैं कि अब इनसाइड द कंडक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगा ज़ीरो। सो
In the static condition, the free electrons in the conductor distribute themselves in such a manner that field setup due to the charges appearing on the faces of the conductor just cancels the applied field. Hence, net electric on the faces of the conductor just cancels the applied field. Hence, the net electric field inside the conductor is zero. In case the electric field had been non-zero inside the conductor, the free electrons will experience force and will not remain static. श्योरली अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो चुका है तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि अब यहाँ पर इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर किसी तरह का कोई फोर्स भी अपीयर नहीं हो रहा है. सो ऑब्वियसली इस कंडीशन में जब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे थे अब वो स्टैटिक नहीं रहेंगे और अब वो रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे क्योंकि उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बचा. पहले जो स्टैटिक हो रहे थे वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एक्यूमुलेशन बढ़ता गया यहाँ पर चार्जेस इकट्ठे होते गए, ऑब्वियसली जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो गया, ऑब्वियसली दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर और फाइनली जो नेट इफेक्ट था इन एक्यूमुलेटेड चार्जेस पर वो क्या हो गया, ज़ीरो. और फाइनली अब क्योंकि एक्यूमुलेटेड चार्जेस पर जो नेट इफेक्ट ज़ीरो अगर हो गया तो यहाँ पर अब एक्यूमुलेशन का कोई चांस नहीं बचा और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिर से फ्री हो गए और रैंडम मोशन परफॉर्म करने लगे. सो इट वुड लीड टू द फ्लो ऑफ करंट इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन नॉन ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंटली समझनी होगी, सेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. अब सपोज आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में यहाँ पर फिर अगेन जैसा हमने अभी बताया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में यहाँ पर फिर चार्जेस पर फिर से एक फोर्स क्रिएट होगा जो उन चार्जेस को फ्लो करवाएगा थ्रू आउट द कंडक्टर और इस केस में इट विल लीड टू द फ्लो ऑफ करंट इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर. द फैक्ट दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो implies that it can be no net charge anywhere in the interior of the conductor. So यहाँ से हम दो तरह के कंक्लूजन दे सकते हैं. द फॉलोइंग रिजल्ट समराइजेज द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर. पहला, इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो. हमेशा कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज वहाँ पर जो नेट रिजल्ट है वो ज़ीरो आ रहा है. और सेकंड, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, कहीं पर भी टेंजेंट टू द सरफेस नहीं होगा. इनसाइड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये कभी भी टेंजेंशियल या पैरेलल नहीं होगा. और इनसाइड द कंडक्टर की अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कहाँ पर होगा, सिर्फ सरफेस पर होगा और सरफेस पर भी ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. Now when the conductor is charged, the acquired charge resides only on the surface of the conductor. ये भी हम समझ चुके हैं कि जब भी कंडक्टर को चार्ज करना होगा, इट मीन्स चार्ज हमने किस तरह से किया, इस तरह से जब हमने किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस तरह से कि ये इसके कांटेक्ट में ना रहे, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड चार्जेस हुए थे ये क्या शो कर रहे हैं कि ये जो चार्जेस होंगे वो हमेशा कहाँ होंगे, सरफेस पर होंगे, कंडक्टर के सरफेस पर होंगे. सो व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज द एक्वायर्ड चार्जेस रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ये हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर ही होंगे. ठीक है, एंड द एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट द कांस्टेंट पोटेंशियल. और इसीलिए यहाँ पर जो पूरी बॉडी होगी, एंटायर बॉडी होगी, उसका जो पोटेंशियल होगा वो पूरी तरह से कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. और मे बी पॉसिबल प्रैक्टिकली यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये हमेशा पैरेलल नज़र आएगा, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा. बट कंसोलिडेटली वी कैन कंसिडर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा. सो वी कैन से द एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग द सरफेस, इट्स सरफेस इज एट द कांस्टेंट पोटेंशियल. अब ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा या इक्वल पोटेंशियल होगा हर जगह पर, तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, एक तरह की इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, जिसे हम गाउशियन सरफेस भी कह सकते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कि अब ये कंडक्टर कैसा होगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा. और ऑब्वियसली इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हमने गाउशियन सरफेस कहा था. सो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट
पर चार्जेस को शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज वाले लेक्चर में कि एट द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज द नेट वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज ज़ीरो। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ज़ीरो होगा। So therefore no work is done in moving the test charge between the 2 points within the conductor. Now electric field at the surface of the charge conductor is E is equal to sigma by epsilon 0, ठीक है। So where sigma is the surface charge density of the conductor। अगर हम एक बात कर रहे हैं कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0। कंसिडर द कंडक्टर हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पर जो कंडक्टर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सपोज सिग्मा, इट मीन्स द पर यूनिट स्क्वायर एरिया जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो है सिग्मा यहाँ पर। ऑन द कंडक्टिंग सरफेस द चार्ज स्प्रेड आउट इट्स आउटर सरफेस एंड देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन perpendicular to the surface. The electric field cannot have a component parallel to the surface of the conductor. So जैसा मैंने कहा अभी कि यहाँ पर जब भी हमने कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है इस एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऑब्वियसली सारे चार्जेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो गए यहाँ पर सरफेस पर। सारे चार्जेस जब सरफेस पर आ गए तो इंटरनली जो कोई चार्ज बचा नहीं, और ऑब्वियसली इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट पैरेलल कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दी जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, जहाँ पर सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट सरफेस एरिया। जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो यहाँ पर सिग्मा से डिफाइन है, और एप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। सो यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर शोन इन द फिगर। टू डू सो कंस्ट्रक्ट द स्मॉल सिलेंडर ऑफ द क्रॉस सेक्शन DS, ठीक है। यहाँ पर इसे समझने के लिए हमने सपोज एक ये जो गाउशियन सरफेस है इस गाउशियन सरफेस पर कंसिडर किया हुआ है सपोज एक स्मॉल सिलेंडर कंसिडर किया हुआ है। इस स्मॉल सिलेंडर इसलिए कंसिडर किया हुआ है सपोज कि इस सिलेंडर का आउटर और इनर पार्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ऑब्वियसली इस सिलेंडर के सेंटर पार्ट को हम देखें तो वो इस सरफेस के एक छोटे से पार्ट को या इस एरिया को डिफाइन कर रहा है जिसे हमने कहा सपोज DS, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन देखना है। हमें पता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो, और इसके सारे जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर। सो to do so, construct the small cylinder of the area of cross section DS with the plane faces through the point P such that its one face is outside the conductor and the other face is inside the conductor। हम देख सकते हैं इस सिलेंडर की वन फेस आउटसाइड द कंडक्टर है एंड द अदर फेस इज इनसाइड द कंडक्टर। The cylinder will enclose an area of the DS of the charge conductor and this cylinder is the Gaussian surface फॉर द चार्ज कंडक्टर। डेफिनेटली ये जो सिलेंडर होगा ये बेसिकली इस चार्ज कंडक्टर के लिए क्या कहलाएगा, गाउशियन सरफेस, बिकॉज इसके भी इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस जो चार्जेस होंगे या फिर पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पूरी तरह से इक्वल होगा। So at the point P is very close to the charge conductor, electric field at the point P will be at the same as that on the surface of the cylinder। Definitely यहाँ पर क्योंकि पॉइंट P जो है वो इस सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ पर इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर भी कंसिडर किया जाएगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉइंट P के या इस सरफेस के पॉइंट P पर जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा। So further, as the electric field inside the conductor is zero, the electric flux crosses through the Gaussian surface only through its face at the point P and is given by obviously यहाँ पर क्योंकि inside the conductor electric field zero है इसलिए यहाँ पर electric field की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, perpendicular to the surface। हम देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्ट ना होकर कैसी होगी, आउटवर्ड। सो ये जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो दिया जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, जहाँ पर डी फाई क्या है, इट्स द फ्लक्स through the small surface area DS। electric line of forces crosses to this small surface area DS, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर डी फाई से, और डी फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय DS। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्मॉल एरिया DS। So if sigma is the surface charge density of the charge conductor, then the Gaussian surface encloses the small amount of charge, ठीक है। d phi is
जी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। अब ऑब्वियसली क्योंकि चार्ज डेंसिटी है और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सो ऑब्वियसली सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इज बेसिकली डी क्यू। अगर हम स्मॉल एरिया की बात करें तो स्मॉल एरिया में स्मॉल चार्जेस भी होंगे, तो ये होगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सो डी क्यू बाई डी एस। सो ऑब्वियसली यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बिकम सिग्मा इंटू डी एस। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हमें पता है डी फाई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, और गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे अभी, उसमें बेसिकली अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हमें पता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा फाई, वो हमेशा उसमें मौजूद जो चार्जेस हैं उस चार्जेस के 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। सपोज़ यहाँ पर हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें डी फाई, और यहाँ पर चार्जेस भी हमने स्मॉल कंसिडर किए डी क्यू, तो इसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होगा यहाँ पर टोटल फ्लक्स। सो हम यहाँ लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ऑब्वियसली डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी होता है, यहाँ से ई की वैल्यू को हम पुट अप कर सकते हैं, ई की वैल्यू। इसके पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो डी क्यू का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया अभी सिग्मा इंटू डी एस, तो हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू के लिए सिग्मा इंटू डी एस बाय एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हमें पता है बेसिकली डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी है और डी फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस बाय एप्सिलॉन 0 भी है, सो वी कैन इक्वलाइज टू ईच अदर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन 0। फाइनली यहाँ से हम देखें तो डी एस से डी एस कैंसिल, फाइनली ई इज इक्वल टू बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सो इफ़ एन इज़ ए यूनिट वेक्टर, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी मिल गई, हमने कैलकुलेट कर दिया जैसा अभी हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर सरफेस पर वो क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा इज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो फाइनली हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो एन इज़ ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने लिखा वेक्टर ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर भी हमने इसे वेक्टर नोटेशन से या यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर दिया, परपेंडिकुलर टू द आउट ऑफ द सरफेस यूनिट वेक्टर एन। सो फाइनली it is basically the definition of the electric field at the surface of the Gaussian surface. In case the charge conductor lies in the medium of the dielectric constant case, सपोज ये जो चार्ज कंडक्टर है, सपोज इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता, सपोज कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होता, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर जो कंसिडर किया हुआ था, तो ये जो गैप था, इस गैप में हमने कुछ भी नहीं भरा था और हमने कहा था इस कंडक्टर को इस प्लेट से टच नहीं होने देना है, इनके बीच में गैप रहेगा। सपोज यहाँ पर अभी एयर है, यहाँ पर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टी होती है अपने चार्जेस को सेपरेट करने की, ठीक है, जैसा अभी हमने जस्ट पढ़ा है उसे। सो यहाँ पर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, तो डेफिनेटली उस केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो होता यहाँ पर एप्सिलॉन 0 इंटू के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू के। सो दिस वॉज अबाउट द कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में भी पढ़ा इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे 2 से 3 बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।